नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम बात करेंगे केजरीवाल पर। केजरीवाल इस समय बहुत चर्चा में है देश में, और उन चर्चा में इसलिए रहते हैं कि अभी चुनाव चल रहे हैं, गुजरात के होने वाले हैं और उसको लेके शायद वो कोई बड़ा वहाँ पे कोई जादू करने वाले हैं, इसलिए वो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। और इस बार चर्चा कुछ ख़ास है। ख़ास ये है कि इस बार उन्होंने गणेश और लक्ष्मी की जो चित्र है उसको नोटों पर छापने की बात कह दी है। इस बात को मतलब कहने के बाद काफ़ी देश में बवाली मचा है और इसको मतलब लोग तरह तरह के नज़रिए से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। तो देखा आपने केजरीवाल किस तरीके से मतलब लोगों को बता रहे हैं, और पीएम को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है कि इस पे मतलब जो भारतीय जो करेंसी है, नोट हैं, उस पे मतलब गणेश और लक्ष्मी की चिन्ह है, जो पिक्चर है वो होना चाहिए, ऐसा उन्होंने उनसे मतलब मांग की है। तो आखिर ये मतलब क्यों मांग कर रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि आज तक तो ऐसी किसी करेंसी पे हमने देखा नहीं है कि मतलब किसी देवी देवता के चित्र हों वहाँ। मान सकते हैं किसी महापुरुष या कोई ऐसा खास वैज्ञानिक या कोई हो, उसका होना हो सकता है, लेकिन देवी देवताओं की तो आज तक हमने अभी तक तो ऐसा सुनने में आया नहीं। लेकिन केजरीवाल यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो अपना इंडोनेशिया है, वहाँ की करेंसी में लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा है। तो हम आज इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर क्या दलित चिंतक और अपने तीसरा पक्ष के संपादक हैं देवेश चौधरी जी। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर केजरीवाल इस तरीके के मतलब जो शगुफे जो छोड़ रहे हैं और कर रहे हैं, उससे उनको मतलब कारण क्या है उसका। तो देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो देवेश जी, अभी केजरीवाल जी इस समय खूब चर्चाओं में हैं, तो हम अभी इस समय लोग भी यही बार बार बात करते हैं कि आप एक ही दलित चिंतक को ही बिठालते हैं। तो हम थोड़ा सा दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि दलित की खास तौर पे इसमें जब हम देखते हैं कि केजरीवाल जब कोई भी स्पीच देते हैं या कहीं पर वो होते हैं, तो उनके ऑफिस के पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर, जो भारत के संविधान रचिता हैं, और शहीद भगत सिंह की पिक्चर होता है, फ़ोटो लगी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही नास्तिक थे। इनको मतलब धर्म को पूछते मानते ज़रूर थे, लेकिन उनको उतना विश्वास नहीं था उनमें, और ये मतलब काफ़ी धर्म के खिलाफ भी बोला है इन्होंने। और क्या बोला था हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आज देवेश जी से ही चर्चा करना चाहेंगे कि देवेश जी, मतलब क्या केजरीवाल मतलब क्यों बार बार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मतलब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो इससे मतलब क्या उनकी राजनीति में फ़र्क पड़ता है? धन्यवाद मंगलेश जी, आपने एक ज्वलंत विषय को उठाया है। लेकिन मैं, चूँकि आपने एक माह पहले भी जब एक अन्य विषय पर मुझसे डिस्कस किया था जिसमें केजरीवाल केंद्र बिंदु थे, उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन करने पर मंत्रिमंडल से निकाला था। तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, और आज भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आरएसएस ने जो है आने वाले समय में मोदी के समानांतर एक नेतृत्व तैयार करने की तैयारी की है, और वो अरविंद केजरीवाल के रूप में हमको दिखाई देती है। अरविंद केजरीवाल जो है मिडिल क्लास का चेहरा बन के उभर के आए थे, और ईमानदारी और राजनीतिक शुचिता की बात करते करते ये जिस तरीके से हिंदू तुष्टीकरण और जिस तरीके से ये धार्मिक पाखंड को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, इससे वह डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती वाली कहानी चरितार्थ हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा मंगलेश जी कि ये जो अभी उन्होंने जो नया सिगुफा छोड़ा है कि भारतीय मुद्रा में जो है लक्ष्मी गणेश का चिन्ह अंकित होना चाहिए, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक मुस्लिम बाहुल्य देश इंडोनेशिया का उदाहरण दिया है जो कि फेक एग्जाम्पल है, उसमें सच्चाई भी से कोसों दूर है। तो ये दरअसल इन्होंने इसलिए किया है
कि ये एक किस्म से आप ये मान के चलिए कि ये चाहते हैं कि इनके जो भी एजेंडा ये तय करें उस एजेंडा पे ही पूरा विमर्श केंद्रित होना चाहिए। गुजरात चुनाव सिर पर हैं और हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी सिर पर है, और आपको पता है कि ये इन दोनों राज्यों में जो है ये हिंदू बहुल राज्य हैं, और यहाँ पे चूँकि इनका दिल्ली मॉडल के नाम पे ये वोट मांग नहीं सकते हैं क्योंकि दिल्ली मॉडल इनका फ्लॉप हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि किस तरीके से हम वहाँ पे वोटों का विभाजन करें, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पे जो है लक्ष्मी गणेश जी का जो है होना चाहिए। मेरा कहना ये है आपसे कि आप विधानसभा से एक संकल्प पारित कर देते। विधानसभा में आपका बहुमत है, मात्र बीजेपी के 3 विधायक हैं, 17 सदस्यीय विधानसभा में 67 विधायक तो केजरीवाल के हैं, तो आप वहाँ पे अपना प्रस्ताव पारित कर देते, राष्ट्रपति को आप ज्ञापन देते, लेकिन उससे इनकी बात नहीं बन रही थी। ये दरअसल ये बताना चाहते हैं कि हिंदुत्व का ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, दरअसल हिंदुत्व की जो नई ठेकेदार है वो आम आदमी पार्टी है। और यही कारण है कि केजरीवाल ने अपनी जो राजनीतिक स्टंटबाजी से जो है कई लोगों को आश्चर्यचकित किया है। जो उसमें एक क्रांतिकारी छवि ढूंढते थे, उनको पता होना चाहिए कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अवसरवादी चेहरा यदि कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल। अभी तक तो केजरीवाल ने जितने भी चुनाव लगे वो गवर्नेंस के नाम पे लड़े हैं, तो अभी अचानक से जो धर्म को लेके बात चल रही है, तो इससे कहीं मतलब क्या लगता है कि पब्लिक को कुछ फायदा होगा? मैं आपको मंगली जी बताना चाहूँगा कि गवर्नेंस के नाम पे उन्होंने सिर्फ दिल्ली में चुनाव लड़ा है। दिल्ली के बाहर अन्य राज्यों में जो भी चुनाव हुए हैं वो उन्होंने कोई गवर्नेंस के नाम पे नहीं लड़े हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पे जमानत नहीं बचा पाए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, आपको पता है। गोवा में और उत्तराखंड में इन्होंने अपना वोट परसेंटेज जरूर बढ़ाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को नुकसान पहुँचाती हुए वहाँ पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में जरूर परोक्ष रूप से बीजेपी को उसी तरीके का सपोर्ट किया जिस तरीके का आरोप जो है ओवैसी की AIMIM पे लगते हैं। आप ये देखिए कि उत्तराखंड में ये कोई विकल्प तो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने क्या है बीजेपी को फिर से सत्ता में आने के लिए एक किस्म से रास्ता तैयार कर दिया, एक कॉरिडोर तैयार कर दिया। वही काम इन्होंने गोवा में किया। गोवा में तृणमूल कांग्रेस और आपका अरविंद केजरीवाल दोनों ने जो है वहाँ कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया और बीजेपी को सत्ता में आने का रास्ता साफ किया। तृणमूल कांग्रेस, अगर आप इसको विषयांतरण ना समझें तो मैं संक्षेप में ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि तृणमूल कांग्रेस भी RSS का ही बी पार्ट है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी RSS की बी टीम है, उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस भी बी टीम है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी इन्होंने जो है ममता बनर्जी ने मोदी की भी तारीफ की थी। इन्होंने RSS को राष्ट्रवादी संगठन माना था, जबकि जो RSS को राष्ट्रवादी संगठन मानता है तो मैं निश्चित रूप से ये आपको स्वीकार करना होगा और ये मानना होगा कि वह व्यक्ति जो है छद्म धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, सूडो सेक्युलरिज्म में विश्वास करता है, अगर कोई RSS को राष्ट्रवादी संगठन मानता है तो अभी अपन क्या मान सकते हैं, ये क्या ऐसा लगता है क्योंकि ये हिंदू का बहुत बड़ा चेहरा बन के उभर गए मोदी के बाद? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी ऑलरेडी होलसेल कॉन्ट्रैक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है हिंदुत्व का। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से काम किया है, चाहे राज्यसभा में उन्होंने अपने सजाती लोगों को और पूंजीपतियों को भेजने का मामला हो, चाहे CAA NRC वाले मुद्दे पर उनका चुप्पी का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन वाले मामले में उनका चुप्पी का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पे उनकी चुप्पी का मामला हो, चाहे दिल्ली दंगों में उनकी चुप्पी का मामला हो, ये सारी चीज़ें मंगली जी क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि ये जो है हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभर रहे हैं। और जो लोग इनमें एक साफ सुथरी राजनीति का अक्स देखते हैं, या जो ये सोचते हैं कि ये सेकुलरिज्म को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, या ये एंटी बीजेपी राजनीति का केंद्र बनेंगे, मैं समझता हूँ कि वह उन लोगों को जो है वास्तविक राजनीति का ज्ञान नहीं है, और ये केजरीवाल में विकल्प ढूंढना मृगमरीचिका में भटकने के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे भी ये रेगिस्तान में, हाँ, ये गुजरात का चुनाव जो हो रहा है, केजरीवाल ने तो ये बात तो सही कि मोदी को सीधे सीधे बीजेपी को टक्कर दी है, और अभी कोई खड़ा है तो टक्कर भी आमने सामने से बीजेपी और आप पार्टी की ही चल रही है। तो आने वाले जो अभी चुनाव है, कुछ दिनों बाद चुनाव भी होने वाले हैं वहाँ पर, तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा, कुछ सीटें निकलेंगी। तो आगे क्या लगता है कि ये जो हिंदुत्व के मुद्दे पर केजरीवाल चल रहे हैं, तो ये उनको क्या उसका बेनिफिट मिलेगा आगे भी आने वाले? देखिए, दरअसल मीडिया परसेप्शन बिल्डिंग का काम करता है, और आप भी उसी परसेप्शन का शिकार हो गए हैं मंगलेश जी कि केजरीवाल एक चुनौती दे रहे हैं और एक ताकत बन के उभरे हैं। देखिए, केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं, ये भी मीडिया ने तैयारी की है, मीडिया ने तय किया है कि केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में क्या अन्य दल नहीं है? क्या अन्य दल भी हैं, उनकी भी तैयारियां हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि जो बनिया मीडिया है
और जो ब्राह्मण मीडिया है, तो ये इन्हीं लोगों का वर्चस्व है। और ये क्या करते हैं कि ये पक्ष भी तुम्हारा, विपक्ष भी हमारा, प्रतिपक्ष भी यही रहेंगे और पक्ष भी यही रहेंगे। हमारे आक्रोश को सेफ्टी वाल्व देने का काम ये लोग करें। तो इसलिए ये लोग ये तैयार इस तरीके से करते हैं कि अगर मोदी का कोई मजबूत अगर अपोनेंट चुनने की बारी आएगी तो हम उसमें केजरीवाल को देखेंगे, यानी पक्ष भी हमारे पास रहे, विपक्ष भी हमारे पास रहे। जबकि अन्य ताकतें भी हैं जो वहाँ काम कर रही हैं, दलित बहुजन ताकतें हैं, सेकुलर ताकतें हैं, जो बाकायदा आरएसएस के एजेंडा का पर्दाफाश कर रही हैं और बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही हैं। लेकिन मीडिया में इस तरीके का एक अवधारणा तैयार कर दी गई, एक परसेप्शन तैयार कर दिया गया है कि केजरीवाल ही जो है भारतीय राजनीति का एक ध्रुव तारा है, जो मोदी के अखंड छवि को या मोदी का जो एक लार्जर देन लाइफ वाली जो छवि है उसको चुनौती देने का साहस सिर्फ केजरीवाल रखते हैं। ये मीडिया का बनाया हुआ सिगुफा है और हमको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। नहीं तो अब जैसे अगर केजरीवाल ने अगर लक्ष्मी और गणित की जो चिन्ह बोला है करेंसी पे मतलब छापने के लिए, तो इससे बुरा क्या है? हाँ, आपने अच्छा सवाल पूछा कि केजरीवाल जी ने अगर ये बोला है कि भारतीय जो है करेंसी पे, इंडियन करेंसी पे, भारतीय मुद्रा पे लक्ष्मी गणेश का चिन्ह अंकित होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे मंगलेश जी कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं कि आप बौद्ध धर्म को मानते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, अभी तो हम यहाँ धर्म, किसी धर्म की बात नहीं, मैं बिल्कुल, धर्म की बात आती है, कैसे आती है मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत का संविधान जो है सेकुलर है, आप समझ रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी धर्म की हिमायत नहीं करता है। यहाँ सभी धर्मों को और सभी धर्मावलंबियों को, सारे मतावलंबियों को मानने की स्वतंत्रता है। मेरा आपसे कहना यह है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है, तो भारतीय मुद्रा में अशोक चिन्ह जब अभी चला आ रहा है तो उससे किसको परेशानी है? और लक्ष्मी गणेश की अगर आप अपने चिन्ह अंकित करने की बात करेंगे तो कल को फिर ये भी कहा जाएगा कि वहाँ पे चांद सितारा भी होना चाहिए। फिर कल को ये भी कहा जाएगा कि भाई सिखों का भी उसमें आना चाहिए, पारसियों का भी उसमें आना चाहिए, हैं उसमें जो है अन्य मतावलंबियों और अन्य धर्मावलंबियों का भी आना चाहिए। तो फिर इस देश में जो है एक किस्म से एक नया विमर्श छिड़ जाएगा और हमारी जो छवि है दुनिया में वह इस तरीके की छवि नहीं है। तो हम कर्मकांड को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम धार्मिक अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहते हैं कि हम वास्तव में वास्तविकता में जीना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की पहचान दुनिया में जो है बौद्ध धर्म से है, भारत की पहचान जो है सम्राट अशोक से है, और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जब अशोक स्तंभ है तो इंडियन करेंसी में अशोक स्तंभ क्यों नहीं होना चाहिए? जब पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि वास्तव में ये देश को जाहिल बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है कि लोगों को फिर से धर्म की चाशनी में डुबोइए आप और उनकी वास्तविक समस्याओं से उनको दूर करिए। नहीं तो आरएसएस थोड़ी बोल रहा है केजरीवाल से कि तुम ऐसा बोल, बहुत सही कह रहे हैं आप। तो आरएसएस को बीच में, हाँ, मैं आरएसएस को इसलिए बीच में ला रहा हूँ क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात और मैं फिर से कह रहा हूँ और बाकायदा प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि आरएसएस की फैक्ट्री से तैयार किया गया उत्पाद है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो है अन्ना हजारे का शिष्य है, अरविंद केजरीवाल अरुणा राय का शिष्य है और ये सिविल सोसाइटी की देन है और सिविल सोसाइटी के ज़्यादातर आंदोलन जो है वो आरएसएस से प्रेरित होते हैं और ये मेरा बहुत बड़ा आरोप है। और मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी जो है व्यू रचना जो है आरएसएस के मुख्यालय में ही तैयार की जाती है। नहीं तो अब जैसे केजरीवाल आईटी के मतलब स्टूडेंट भी रहे हैं, वो आईटी से पास आउट, आईआईटी खड़गपुर से, आईआईटी मतलब और कहते एक बड़े देश के बड़े पद पे भी रहे हैं, वो कमिश्नर रहे हैं रेवेन्यूज में। तो अब उस बोले होंगे तो कुछ सोच समझ के बोले, गलत क्या बोला केजरीवाल जी जो है? इंजीनियर व्यक्ति अगर बोल रहा है तो बहुत तोल मोल के ही बोले। ये भी दरअसल एक किस्म का आपका परसेप्शन है कि अगर इंजीनियर आदमी बोल रहा है, एक आईआईटीएन बोल रहा है तो तोल मोल के बोलेगा, सोच समझ के ही बोलेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो आप जब भारत के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं और जब फ्रांस से राफेल आया था तो राजनाथ सिंह जी ने जो है उसको बाकायदा नींबू चढ़ाते हुए धागा का बांधा था और बाकायदा उसका पूजा पाठ होता है। उसके बाद जो है आप ये देखिए कि हमारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो आप ये कहना चाहेंगे कि मंगली जी के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वह तो बाकायदा विज्ञान की पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो कर्मकांड करते हैं, साइंटिस्ट भी तो पूजा पाठ करते होंगे ना। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप विज्ञान के ऊपर धर्म को रखना चाहते हैं कि धर्म के ऊपर विज्ञान रखना चाहते हैं? लेकिन आस्था तो रहती है। नहीं, आस्था आप मुझे बताइए क्या आपकी आस्था
भारतीय संविधान से बड़ी हो सकती है क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। कुछ नहीं है, नहीं, जब संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है तो हमारा संविधान क्या इजाजत देता है कि करेंसी में आप किसी भी धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करिए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं देखिए, उन्होंने तो एक प्रस्ताव रखा है, अभी तो सरकार ने तो माना नहीं है। प्रश्न ये नहीं है, जब आप सवाल करते हैं तो आपको सवाल का जवाब के लिए भी तैयार होना चाहिए। एक अगर उन्होंने प्रस्ताव रखा है तो हमको ये भी देखना होगा कि आप जब एक तरफ उसको IITN बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल को आप एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप का प्रतीक बताते हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि लोगों का पतन किस तरीके से होता है और अपनी राजनीति, सस्ती राजनीति के लिए सिर्फ हमें सरकारें बनाना है कि हमने दिल्ली में सरकार बना ली, हमने पंजाब में सरकार बना ली, अब हमको हिमाचल में सरकार बनाना, हमको गुजरात में सरकार बनाना और हमें 2024 के चुनाव में जो है प्रधानमंत्री का एक चेहरा बनना है। इसके लिए यदि देश को आप रसातल पर ले जाने का काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह का भी अपमान कर रहे हैं, जिनकी फोटो लगा के जो है ये अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। जबकि आपको भी पता है कि सरदार भगत सिंह नास्तिक थे, आपको भी पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को माना था, जो कि वास्तविकता पे आधारित है, जो कि तार्किकता पे आधारित है, जो कि वैज्ञानिकता पे आधारित है। नहीं तो देखिए, अब केजरीवाल भी तो विपश्यना वगैरह करते हैं, सबसे पहले वो विपश्यना केंद्र में अब देखिए ये विषय को वो भी नहीं विषय भटका ये विषय से भटकना हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मूल बौद्ध धर्म में आप ये देखिए विपश्यना जैसी कोई चीज नहीं है। ये गोयनका ने जो घुसाने का काम किया है विपश्यना को, है, इसको आप इस पे आप कभी और डिबेट रखिएगा तो पर इस पे मंगली जी बात करेंगे कि विपश्यना कर लेने से हम किसी को हम ग्रेस मार्क दे देंगे कि ये क्या वास्तव में वो बुद्धिज्म को अंगीकार कर रहा है क्या? आप ये देखिए, अगर केरल में प्राकृतिक चिकित्सा लेने के लिए अगर केजरीवाल जाते हैं अपनी खांसी का इलाज कराने के लिए, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? फिर वो उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक की जो उनका कॉन्सेप्ट था, तो फिर वहां पे तो उनको प्राकृतिक चिकित्सालय खुलवा देना चाहिए था। बातें तो बहुत सी आती हैं, वो दिल्ली मॉडल में जिन आप स्कूलों की बात करते हो, जिन आप 24 घंटे बिजली पानी की बात करते हो, जो आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हो, दरअसल ये तो फूड फाउंडेशन के देन है। और फूड फाउंडेशन में बैठे हुए लोग आपको पूरी योजनाएं बना के देते हैं और उसको आप कार्य रूप में प्रयोग करने का काम करते हैं। आपका खुद का तो मौलिक चीज कुछ है ही नहीं है। और ये दरअसल मौलिक इनके पास जो है, मंगलेश जी, आप मुझे माफ करिएगा, मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं, इनके पास मौलिकता नाम की कोई चीज नहीं है। ये दरअसल उसी धार्मिक अंधविश्वास में देश को ले जाने का काम कर रहे हैं जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हिंदुत्व हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं और यही इनकी वास्तविक पहचान है। दरअसल इनको अल्पसंख्यकों से, इनको दलितों से, इनको बहुजनों से, इनको पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। भाई क्यों नहीं लेना देना? वो दलितों के घर जा रहे हैं, बाकायदा मिल रहे हैं, उनके लोगों को बुला रहे हैं। अच्छा, कितना बढ़िया है। बहुत बढ़िया बात की आपने। आप गुजरात में जा रहे हो और एक वहां पे एक सफाई कर्मचारी को आप प्लेन में बैठा के ला रहे हो, हैं, तो आपको ये मानना होगा, क्या गुजरात में चुनाव है, क्या आप मध्य प्रदेश में किसी दलित के यहाँ गए, क्या कर्नाटक में किसी के दलित के यहाँ पे गए, क्या हरियाणा में किसी दलित के यहाँ गए, क्या यहाँ पे दलित नहीं पाए जाते हैं क्या? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी सीवर में डूब के जो है सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोग दिल्ली में मर रहे हैं। आपने उनके मुआवजे की कोई घोषणा की क्या? आज भी आप ये देखिए, वहां पे झुग्गी बस्तियां जो हैं, जहां जिनमें दलित रहते हैं, उनके उन्नयन का कोई काम किया क्या केजरीवाल ने? चूंकि अभी दिल्ली में चुनाव नहीं है, दिल्ली अभी दूर है, इसलिए आप वहां पे इस तरीके की टूटकेबाजी नहीं करोगे। ये टूटकेबाजी आप वहां कर रहे हो, मध्य प्रदेश भी दूर है ना, है मध्य प्रदेश में टाइम है। तो इसका तो मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया कि जहां चुनाव है, नहीं तो आएंगे, वो भी मिलेंगे, ऐसा और है नहीं। अब देखिए, नगर निगम, अच्छा, मतलब जब चुनाव होंगे तभी आएंगे। तो मैं फिर हम राजनीति का कौन सा चेहरा बदलने के लिए आए? मुझे बताइए कि जब चुनाव होंगे तभी हम उन राज्यों में जाएंगे। और क्या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि इन राज्यों में इनका संगठन नहीं है आम आदमी पार्टी का? आप अगर ये कहना चाहते हैं तो भाई मुझे कुछ नहीं, उनके लोग भी तो दलितों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, और इस बार चुनाव में नगर निगम में खड़ा भी किया है। उनके लोग दलितों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अपनी बात को व्याख्या करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पार्टी के जो लोग हैं उनके, आप पार्टी के हैं, हाँ, दलितों के साथ कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे। उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किनके साथ मिलकर? दलित जो हैं, उनको जैसे भी नगर निगम के चुनाव हुए, खड़ा किया, उनमें चुनाव फाइट भी किया उन्होंने। किसी दलित को महापौर का प्रत्याशी बनाया क्या इन्होंने? तो भाई आया नहीं ना कोई सामने, वो तो ऑफर दिए थे, कोई आया क्यों नहीं आया? तो दरअसल जो मंगलेश जी आज फ्रीलांसर के नाम पे जो कुछ पत्रकार लोग जो सेफ गार्ड दे रहे हैं केजरीवाल को, दरअसल देर सवेरे उनको भी समझ में आएगा कि वह सपनों का सौदागर है और ऐसे छद्म लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता इस देश के नागरिकों को और इस देश की जनता को है और इस देश के मतदाताओं को है, जो वास्तव में जो है मतलब भारतीय राजस्व का और जनता के टैक्स के पैसे का किस तरीके का दुरुपयोग किया जाता है। उन्होंने तो यह भी कहा था कि हम राजनीति में आए हैं तो हम किसी प्रकार का बंगले का, किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि दिल्ली में जो है विधायकों का वेतन सबसे ज्यादा है।
आप ये देखिए कि बाकायदा ये चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं, आप ये देखिए बाकायदा इन्होंने सरकारी बंगले में रह रहे हैं। ये कौन सी राजनीति बदलने आए हुए थे, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जिसके आधार पर आप इनको ग्रीस मार्क देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि भाई जो अपना इंडोनेशिया है वहाँ की करेंसी पे गणेश की प्रतिमा है, मतलब चिन्ह है, तो क्या वाकई में वो सही है या गलत है? गलत है, ये फेक न्यूज है। कैसे गलत है? हाँ, ये आपने सही सवाल किया मंगलेश जी कि भाई वो पुख्ता जानकारी लेके बताया भी है उन्होंने, तो आप कैसे उसको गलत कह रही है? पहले तो आप ये बताइए कि अगर उन्होंने पुख्ता जानकारी लेके बताया तो क्या प्रमाण है आपके पास? क्या क्या इंडोनेशिया की सरकार ने किसी प्रकार का कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है क्या कि जो केजरीवाल ने बोला वो सही बोला है? करेंसी तो है ना? नहीं है ना करेंसी में। इंडोनेशिया की करेंसी में गणेश जी का और लक्ष्मी जी का किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है। इंडोनेशिया में रामायण प्ले की जाती है। इंडोनेशिया में जो है हिंदू धर्मावलंबियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडोनेशिया का जो राज धर्म है वो इस्लाम है, मुस्लिम है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वह चूंकि एक वहाँ प्राचीन सभ्यता रही है, जिसमें मिलीजुली सभ्यता रही, मिश्रित सभ्यता रही है, जहाँ पे बाकायदा हिंदू लोग भी रहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता। बहुत बड़ा मंदिर भी है वहाँ पर। नहीं, वहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं, वहाँ पे मस्जिदें भी हैं, वहाँ मंदिर भी हैं, वहाँ पे चर्च भी हैं, वहाँ तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आप ये किसी अन्य देश का उदाहरण देके आप अगर ये कहना चाहते हो कि जब किसी अन्य देश में वहाँ की करेंसी में अगर लक्ष्मी गणेश हो सकते हैं तो हमारे यहाँ तो आराधना होती है उनकी, तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंडोनेशिया का संविधान है जो है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, आप ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वहाँ की जो करेंसी में जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो बात की जा रही है वो पूर्णतः मिथ्या और भ्रामक है। ऐसा कहीं कोई करेंसी में इस तरीके का कोई वहाँ पे चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मतलब आपको लगता है कि जो केजरीवाल जो सब चीज़ें शगुफे छोड़ रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है? पूरा पॉलिटिकल स्टंट है और ये सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करने का। तो इससे क्या बेनिफिट होगा गुजरात चुनाव में? गुजरात चुनाव में केजरीवाल को निश्चित रूप से बेनिफिट ये होगा कि वह हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है उसमें विभाजन करके कुछ वोटें अपनी तरफ खींचेंगे और अल्पसंख्यकों को ये रिझाने की कोशिश करेंगे कि हम ही आपके हितैषी हो सकते हैं। तो इससे होगा यह कि जो सेक्युलर फोर्सेज हैं उनको नुकसान होगा, सेक्युलर ताकतों हाशिए पर जाएंगी और आरएसएस की दोनों टीमें जो हैं, ए टीम और बी टीम, वो एक छद्म फाइटिंग में आमने सामने रहेंगी। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पूर्व जो जस्टिस थे काटजू साहब, उन्होंने भी एक कार्टून मतलब बड़ा अच्छा मतलब अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे पता शेयर किया था कि जिसमें मोदी जी मतलब बढ़िया दीवार को मतलब भगवा कर रहे हैं और उन्होंने पूरा भगवा कलर अपने ऊपर ही डाल लिया। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़े हिंदुत्व का पूरा दावेदार वही रहेंगे? देखिए, जस्टिस काटजू के बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। टिप्पणी नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा शेयर उन्होंने बताया, मतलब शेयर किया था। नहीं, मतलब ये ठीक है, उन्होंने चल रहा है। हाँ, उनका खुद का भी मोदी जी से एक कदम आगे चल रहा है। हाँ, उनका खुद का भी नहीं था वो, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर समसामयिक विषयों पे वो टिप्पणी करते रहते हैं। जस्टिस काटजू ने तो ये भी कहा कि 90% भारतीय मूर्ख होते हैं, है ना। तो उनकी तो खैर बहुत सी चीज़ों से सहमति भी हो सकती है, असहमति भी हो सकती है, लेकिन ये बात सही है कि कौन ज़्यादा भगवा है, कौन बड़ा भगवा है, इसको लेके इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रही है, मोदी जी के बीच में, केजरीवाल जी के बीच में। और भारतीय राजनीति का ये बड़ा एक द्रोह काल है कि हम ऐसे लोगों में अपना नेतृत्व और संभावना तलाश रहे हैं जो वास्तव में जो है देश को जो है आगे की बजाय प्रोग्रेसिव बनाने की बजाय और बैकवर्ड बना रहे हैं और पीछे की ओर ले जाने का काम। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में सबसे बड़ा हिंदू हितैषी को है तो किसको मानेंगे आप? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों वोटों के सौदागर हैं और कोई हिंदू हितैषी है तो निश्चित रूप से भारतीय नहीं हो सकता है। भारतीय होने के लिए पहली शर्त ही यह है कि हमको समावेशी होना पड़ेगा और हमें सब धर्मों के प्रति उदार होना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अब बात जैसी चल रही धर्म की बात नहीं, ये मेरे मंगली जी, ये मेरे विमर्श का विषय नहीं है। विमर्श नहीं, हम भी विमर्श हमारा भी नहीं, लेकिन अब पर्टिकुलर जो अभी चल रहा है, मैं आप इसके लिए मतलब चूंकि इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहूँगा कि कौन बड़ा हिंदू हितैषी है। ये दोनों, ये बात सही है कि दोनों हिंदू हितों के पैरोकार हैं, लेकिन कौन बड़ा हितैषी है कौन नहीं है, ये इस पर मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं। अभी मोरबी का इतना बड़ा हो गया, उस पर भी देख रहे होंगे सारी चुप्पी सारे। तो ये जिस तरीके से शराब कांड होता है तो सभी मतलब उस पर। जी मंगली जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है
कि जिस तरीके से दिल्ली मॉडल का तिलिस्म टूटा है, एक भी दलित बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं भेजा गया है। जो बात करते हैं कि वहाँ पे हमने पब्लिक स्कूलों की तर्ज पे स्कूलों को विकसित कर दिया है, ये है वो है। आप तो ऐसा बता रहे जैसे कि नासा ने अपनी एंट्री खोलती हो दिल्ली स्कूल से पढ़े हुए बच्चों के लिए। उसी तरीके का मोरबी का जो घटनाक्रम हुआ है, जो पुल ढहाया गया है, वह जिस तरीके से दिल्ली मॉडल की पोल खुली, उसी तरीके से गुजरात के विकास मॉडल की पोल खुली है। नहीं, लेकिन इसमें दोनों जब बीजेपी मतलब बहुत मतलब जैसे बोलना चाहिए वैसा मतलब भाई अब इतना बड़ी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं दोष कुछ ना कुछ तो रहा होगा सरकार और जो वहाँ की लोकल बॉडी का। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है और आपने बिना परीक्षण के सीधे सीधे पुल को खोल दिया गया, पुल को चालू कर दिया गया। जब तक उसका टेक्निकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता था तब तक आपको करना ही था। और आपने पूरी तो केजरीवाल जी को भी वहाँ पे कोई वो लगा देना चाहिए था ना, किसी मैं आपसे ये बताना करना चाहिए था उस विषय पे। अभी तक तो ऐसा कोई बड़ा मैं आपसे यही कहना चाहूँगा मंगलेश जी, मैं जो चीज़ कह रहा हूँ आप दरअसल उसको जस्टिफाई ही कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को कुछ उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, कुछ बोलना चाहिए था। दरअसल केजरीवाल जो है कुछ मुद्दों पे चुनी हुई चुप्पियाँ ओढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली दंगों का मामला हो, CNRC वाला मामला हो, कृषि बिल का मामला हो, उसी तरीके से मोरबी का मामला भी है। ये दरअसल ये सेफ गार्ड देने का काम करते हैं। ये दोनों मिले जुले हैं। मतलब आप इसको समझ लीजिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, केजरीवाल और मोदी जी। और आप इस बात को समझ लीजिए कि इनसे आप बहुत ज़्यादा भारतीय राजनीति में परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। दरअसल ये सस्ती लोकप्रियता और नारेबाजी के माध्यम से आप कुछ समय तक लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर समय आप जो है अधिक समय तक लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। नहीं, लेकिन केजरीवाल देखिए अभी सब जगह ये बोलते हैं कि भगवान ने उनको भेजा है ये दुष्टों का विनाश करने के लिए, दैत्यों का संहार करने के लिए। अभी आप ये देखिए कि कुछ दिनों बाद जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विष्णु का 10वां अवतार बता दिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि 11वां अवतार भी जो है केजरीवाल के रूप में विष्णु का उनके अनुयायी बताने लगेंगे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता बताने लगेंगे। दूसरे क्यों बताएंगे, वो तो खुद ही बोलते हैं ना, हर जगह बयान में भी चल रहा है कि भाई मुझे ऊपर वाले ने भेजा भगवान ने यहाँ पे दुष्टों का संहार करने के लिए। और हाँ जी, तो ये निश्चित रूप से हम सारे लोग तो भाई पब्लिक जनता को भी उनसे उम्मीद होगी ना, उनको भी लगता है भाई उनके कष्टों का निवारण करने के लिए शायद भगवान ने भेजा होगा। मुझे लगता है कि हमें कुछ चीज़ों के लिए समय का इंतजार करना चाहिए। समय आएगा और हमारी आपकी बात को जो है कसौटी पे कसा जाएगा। तो जैसे कि देवेश जी बोल रहे हैं कि हमें समय का इंतज़ार करना है, हम भी समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है गुजरात का बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि अब तारीखें भी घोषित हो गई हैं और बहुत जल्दी उसके रिजल्ट भी आएंगे। तो अब हम देखेंगे कि उस चुनाव में मतलब क्या होता है। हाँ, ये बात सही है कि केजरीवाल ने वहाँ पर इस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कड़ी मतलब टक्कर दी है और मुकाबला दोनों के बीच है। कांग्रेस का भी यहाँ आता पता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो वो उससे भी काफ़ी मतलब इस बार कांग्रेस भी मतलब स्ट्रांग हो रही है और वो भी कुछ ना कुछ तो मतलब उसका फ़ायदा वहाँ पे गुजरात में मिलेगा। लेकिन केजरीवाल जिस प्रकार से जैसे हिंदू धर्म का मतलब प्रचार कर रहे हैं और गणेश और लक्ष्मी के जो चिन्ह को मतलब भारतीय करेंसी पे मतलब छापने की बात कर रहे हैं, तो ये तो उतना शायद मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सी चीज़ें मतलब उनको करना ज़रूर पड़ेगा और शायद इतना आसान भी नहीं है। तो केजरीवाल अगर ये इस तरीके के जो कर रहे हैं, ये क्या है, इनका पॉलिटिकल स्टैंड है या फिर कुछ और आगे का वो बताना चाह रहे हैं, या फिर वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं, या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू का हितैषी मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा। जबलपुर से मंगलेश्वर।